विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आप प्रकरण 1 और प्रकरण 2 नामांकित मूल तत्व में कक्षा 11 जिसमें पारिभाषिक शब्द के बारे में आपने देखा और नामा का परिचय, और प्रकरण 2 में व्यवहार और व्यवहारों की दोहरी असर, इन सब के बारे में आपने देखा। और आज हम प्रकरण नंबर 3 जीएसटी वस्तु और सेवा कर, इसको हम हिंदी में कहेंगे शॉर्ट में वसेक, और इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम कहेंगे जीएसटी। और इससे आप काफ़ी सब लोग परिचित होंगे। और जीएसटी की गणना बहुत ही सरल और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आपको समझ में भी आएगी। और जैसे कि हमें जानना चाहिए इसकी प्रस्तावना अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये तरह तरह के टैक्स लेती हैं। इनकम टैक्स हुआ, उसी तरह से कई परोक्ष कर हैं, तो परोक्ष कर के अंदर भी सेल टैक्स हुआ, परचेज कर हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, ऐसे तमाम सारे टैक्स हैं। तो सरकार ने निर्णय किया कि इन सारे टैक्सों को ख़त्म करके और एक ही कर, एक देश एक कर, इस तरह से सरकार ने निश्चय किया। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत देश में अमल में आया। तो आज की वर्तमान परिस्थिति में कर के रूप में पूरे देश के अंदर एक जैसा कर जीएसटी या वसेक अस्तित्व में है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जीएसटी का अर्थ, जीएसटी के लक्षण, और उसके बाद जीएसटी की गणना संक्षिप्त रूप से किस तरह से की जाती है, और जीएसटी के लाभ क्या हैं उनको समझेंगे। और अगले चैप्टर में जैसे रोज नामचा है, सहायक वही है, इन सब में जब हम सीखेंगे तो इन सब में हमको सीखना है कि जीएसटी की गणना करके या उसके द्वारा हम किस तरह से प्रश्न को हल करें। तो यहाँ हम समझे रहेंगे तो वहाँ सवाल करने में हमको थोड़ा सरलता रहेगी और अच्छी तरह समझ में भी आएगी। तो चलिए सीखते हैं आज का चैप्टर जीएसटी। मित्रों 11th अकाउंट में आज हम प्रकरण नंबर 3 वस्तु और सेवा कर परिचय, इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए जीएसटी शॉर्ट फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। और वसेक का मतलब क्या हुआ? वस्तु और सेवा कर, है ना, वस्तु और सेवा कर, वसेक। तो ये हिंदी में वसेक कहेंगे हम और इंग्लिश में कहेंगे जीएसटी कहेंगे। तो आज हम इसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जैसे आप लोग जानते हैं टैक्स के बारे में, जिसको हिंदी में कर कहा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने समझाने का इस तरह से प्रयास किया है आपको। जैसे व्यक्ति है ए, वह अपनी इनकम पूरे वर्ष भर कमाता है, उस इनकम का अमुक प्रतिशत नियम के अनुसार वह सरकार को पे करता है। सरकार कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो सरकार को वो पे करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स कौन दिया? ए नाम का व्यक्ति। किसको दिया? सरकार को दिया। और कैसे दिया? सीधे दिया, बीच में कोई नहीं आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अब उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, तो जीएसटी का रेट हम 18% दे रहे हैं। ऐसे इसके अलग अलग स्लैब होते हैं। तो मान लो 18% जीएसटी का रेट है, तो अब यही ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यापारी के पास जाता है और उससे मोबाइल खरीदता है, और मोबाइल की कीमत है 10,000, और 10,000 रुपये मोबाइल की कीमत है। तो व्यापारी भी इससे 10,000 तो लेगा ही, और इस पर 18% वह जीएसटी ऐड करेगा, क्योंकि नियम के अनुसार 18% उसको जीएसटी लेना है। तो 10,000 का 18% करेंगे, 1800 हुआ, तो 1800 रुपया जीएसटी हो गया। अब इसको 11,800 पे करना पड़ा। वास्तव में मोबाइल है 10,000 का, तो एक को पेड करना पड़ा कितना? 11,800 रुपया। तो ये 11,800 में 1800 रुपया जीएसटी हुआ जो ए ने पे किया। और व्यापारी भी क्या करेगा? 10,000 अपना प्रॉफिट के साथ जो भी उसकी कीमत उसको ले लिया, और ये 1800 रुपया जो बचा वो ये सरकार को पे कर देगा, 1800 रुपया जीएसटी। तो ये 1800 रुपया दिया किसने? ए ने, और पे किसने किया? बी ने। लेकिन ये सरकार को दिया गया, तो ए द्वारा परोक्ष रूप से सरकार को चुका दिया गया। एक ग्राहक है, ग्राहक ने पे कर दिया इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, परोक्ष कर। तो यहाँ पर देखिए ए ने सीधा जमा कराया टैक्स,
और यहाँ पर ए ने प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से चेक यहाँ जमा कराया, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कर व्यवस्था है उसके दो प्रकार हैं, पहला है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है परोक्ष कर। अब आगे देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर एक व्यापारी है सी, दूसरा व्यापारी है डी। आपको पता होना चाहिए कि व्यापारी अपने बड़े व्यापारी थोक व्यापारी से माल लाता है और उसको ला करके लाभ चढ़ा करके बेचता है। तो यहाँ देखिए सी व्यापारी जो है वो व्यापारी डी के पास जाता है, उसके पास से 10,000 की वस्तु लेता है और डी व्यापारी जो है उस 10,000 की वस्तु पर 18% से GST उस पर लगाता है, तो उसको वह वस्तु 11,800 में पड़ जाती है। तो इस तरह से ये डी व्यापारी जो है वो 10,000 अपने पास रखेगा और 1,800 रुपया GST वो केंद्र सरकार को पे करेगा, सरकार को पेमेंट करेगा। लेकिन ये GST किसने दिया है? व्यापारी सी ने इसको दिया है। अब सी जो है ये वस्तु अपने पास लाता है और ये इस पर प्रॉफिट करना चाहता है, तो 10,000 की वस्तु वो 20,000 में बेचना चाहता है। तो ये सी व्यापारी जो है ये 10,000 की वस्तु को कितना बना दिया, उसकी कीमत 20,000 कर दिया। तो GST तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब अपने ग्राहक को बेचेगा तो 20,000 की इसकी वस्तु हो गई और उस पर 18% GST चार्ज करेगा, तो 3600 रुपया GST हो गई इसकी। और इस तरह से यह वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 23,600। पहले कितनी थी? 11,800, लेकिन प्रॉफिट इसने चढ़ा लिया अपना, तो हो गई 23,600। अब ये जो व्यापारी है जब ये वस्तु को बेचेगा अपने ग्राहक को, तब ये 20,000 खुद ले लेगा लाभ चढ़ा करके, और ये 3600 रुपया जो GST है उसमें देखिए इसने 1,800 यहाँ पे कर दिया, पहले ही यहाँ 1,800 पे कर चुका है। तो अब खाली ये 3600 में से कितना पे करेगा इसको, सरकार को खाली 1,800 पे करेगा। ये देखो खाली 1,800 रुपया पेमेंट करेगा। तो यानी अगर कोई व्यापारी माल खरीदते समय GST पे कर दिया है तो यहाँ उसको रिफंड मिल गया। तो 1,800 उसने यहाँ पेमेंट कर दिया था, तो 1,800 यहाँ उसको मिल गया। तो 3600 में खाली उसने 1,800 सरकार को दे दिया, और दिया उसने 1,800 कितना दिया? 3600 दे दिया, दो बार में। तो ये खरीदी के संदर्भ में दिया था और दूसरा बिक्री के संदर्भ में दिया। तो ये GST का ये प्रक्रिया है, ये हमको समझना है इसी के बारे में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं पहले सबसे पहले तो पुराने कर जो हमारे अस्तित्व में थे GST के पहले, तो केंद्र सरकार कर वसूलती थी। तो केंद्र सरकार परोक्ष कर के रूप में क्या क्या वसूलते थे? केंद्रीय बिक्री कर लेते थे, आबकारी शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेवा कर। उसी तरह से राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है वो भी परोक्ष कर वसूलती थी, जैसे मूल्य वृद्धि कर, खरीद कर, बिक्री कर, सेल्स टैक्स बोलते हैं इसको, मनोरंजन इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। तो इस तरह से ये सब वसूलते थे। इन्हीं चीज़ों को इन टैक्सों को ख़त्म कर दिया गया और इनको ख़त्म करके एक टैक्स नया कर बना दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया? GST, जिसको बोलते हैं वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब अस्तित्व में आया? 1/7/2017 को सरकार ने 1 जुलाई 2017 को ये सारे टैक्स को ख़त्म करके उसके बदले में एक टैक्स लगा दिया GST। तो अब इसमें ये जो झंझट थे गिनती के, गणना के, वो ख़त्म हो गए। अब सीधा खाली हमको ये GST की गणना कर देना होता है और टैक्स को उसमें ऐड करके भुगतान करना पड़ता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एक देश एक कर। एक देश एक कर के अंतर्गत सरकार ने ये निर्णय लिया और उसने सभी टैक्स परोक्ष कर को ख़त्म करके और एक नया कर अस्तित्व में लाया जिसको GST के नाम से जाना गया या वसेक कहा जाता है। और इसका अस्तित्व आया 1 जुलाई 2017 से। आपकी जानकारी के लिए GST के 5 कानून हैं। देखिए, पहला कानून इसमें बताया गया है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर का कानून, द CGST एक्ट। सी यानी सेंट्रल, तो सेंट्रल GST टैक्स एक्ट। तो ये हुआ केंद्रीय वस्तु। इसमें क्या बताया गया है? केंद्रीय वस्तु और सेवाओं, केंद्रीय वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर का प्रावधान का समावेश होता है। इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के व्यवहारों पर कर का प्रावधान का समावेश होता है। दूसरा कानून देखिए इस तरह है। तो दूसरा कानून है राज्य वस्तु और सेवा कर कानून, जिसको बोलते हैं SGST, स्टेट GST एक्ट। इसमें राज्य
कि वस्तु सेवा के पूर्ति के व्यवहार पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। वो केंद्र का है, राज्य का है। तीसरा है जो बहुत ज़्यादा अस्तित्व में नहीं दिखेगा आपको, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे गोवा है, दिल्ली है, ऐसे। तो केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर, जिसको बोलते हैं यूटी जीएसटी एक्ट। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की वस्तु सेवा के पूर्ति के व्यवहार पर कर के प्रावधान का समावेश होता है। तीसरा कानून हो गया। फिर चौथा कानून है संकलित वस्तु और सेवा कर कानून, जिसको बोलते हैं द IGST इंटीग्रेटेड IGST एक्ट। इसमें दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के बीच, अलग अलग राज्य होंगे, के बीच आंतर राज्य व्यवहारों के लिए वस्तु सेवा की पूर्ति के व्यवहारों का कर का प्रावधान इसमें किया जाता है, समावेश किया जाता है। तो संकलित वस्तु और सेवा IGST। और उसके बाद आता है पांचवा है वस्तु और सेवा राज्य, यहाँ पर दिया वस्तु और सेवा राज्य मुआवजा कानून, यानी कि द GST कंपनसेशन सेस एक्ट। यहाँ पर है वसेक के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों यानी टैक्स में की आय में कमी हो जाती है, उन्हें कमी भरपाई करने के अनुसंधान में ये नियम बनाया गया है, केंद्र सरकार ने बनाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 5 कानून फिर से एक बार। पहला कानून है CGST का है, केंद्र सरकार का है। दूसरा कानून है SGST, राज्य सरकार का है। तीसरा कानून संदर्भ में है UTGST, केंद्र शासित प्रदेश का कानून के संदर्भ में है। उसके बाद चौथा है IGST, संकलित GST के कानून के अंतर्गत है। और पांचवा नंबर है GST कंपनसेशन सेस एक्ट। तो इस तरह से ये 5 कानून है, खाली आपको जानकारी के लिए ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं इसमें। GST या वसेक का अर्थ, आपको मैंने GST का पीछे बताया, उसके समझना है। तो GST वसेक का अर्थ देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विविध परोक्ष कर जो भी है, जैसे हमने आपको समझाया, इनडायरेक्ट जो टैक्स थे परोक्ष कर, वह रद्द करके, कैंसिल करके वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। और वो कर कौन सा है? GST। तो जिसे वस्तु और सेवा का कर या वसेक या GST के रूप में जाना जाता है, यानी कि सभी परोक्ष कर को रद्द करके उसके बदले में एक कर अस्तित्व में आता है, जिसे वस्तु और सेवा का कर, वसेक या GST के रूप में जाना जाता है। और देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति, सप्लाई पर लगाया जाने वाला कर अर्थात वस्तु सेवा कर या GST, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति, इसको हम सप्लाई कहते हैं, पर लगाया जाने वाला कर अर्थात वस्तु या सेवा कर या GST। अब इसके आधार पर GST के या वसेक के लक्षण भी हैं, स्पेशल फीचर्स ऑफ GST। इसके लक्षण क्या हैं? देखिए कि वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। तो एक ही कर हो गया है, जो अलग अलग कर थे उसके बदले में। इसके बाद है दूसरा नंबर है वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ति पर कर वसूल किया जाता है, यानी कि वस्तु और सेवा की जब पूर्ति की जाएगी उस पर कर वसूल किया जाता है। तीसरा लक्षण है वसेक की संपूर्ण कार्यवाही वसेक काउंसिल, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे GST काउंसिल, के अंतर्गत होती है, यानी सारे निर्णय काउंसिल लेता है। 4 वसेक का दर, रेट ऑफ GST, वसेक काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जाता है। 5वां नंबर है वस्तुओं और सेवाओं के आयात को आंतरराज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। तो यहाँ पर आयात को आंतरराज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। फिर 6वां नंबर है खरीदी के समय चुकाया वसेक बिक्री करते समय भुगतान पात्र वसेक में से मजरे मिलता है। जैसे मैंने आपको व्यापारी C और व्यापारी D का उदाहरण बताया था, वहाँ उसने 1800 GST दिया था, दूसरी बार GST उसने 3600 काटा, 1800 दिया, 1800 नहीं दिया, तो वो मजरे मिलता है। जो वसेक वापसी जमा यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जाना जाता है। 7वां नंबर है केंद्र और राज्य के बीच वसेक
कर वितरण योग्य व्यवस्था अनुसार होती है। केंद्र और राज्य के बीच वसेक जीएसटी कर वितरण योग्य व्यवस्था अनुसार होती है। और 8वां नंबर अंतिम है, वसेक या कर निर्धारण का दर वस्तु और सेवा के आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये इसके लक्षण हुए। उसके बाद और समझिए थोड़ा, ये है वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की पूर्ति, क्योंकि ग्राहक को वस्तु भी चाहिए अथवा सेवा चाहिए अथवा दोनों चाहिए होता है, तो दोनों की पूर्ति। तो उसके संदर्भ में आपको समझना है, एक भाग है इसका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पूर्ति, यानी जैसे गुजरात राज्य है तो गुजरात में ही वस्तु की लेन देन की जाए। जैसे अहमदाबाद का व्यापारी बड़ौदा को माल बेचे, बड़ौदा का व्यापारी सूरत को माल बेचे, तो ये क्या हुआ, अंदर की पूर्ति हुई। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति। इसका मतलब कि जैसे गुजरात का व्यापारी है महाराष्ट्र के व्यापारी को माल बेचे, या गुजरात का व्यापारी जो है राजस्थान के व्यापारी से माल खरीदे, तो ये बाहर की पूर्ति कही जाएगी। तो अंदर यानी राज्य के अंदर और बाहर यानी राज्य के बाहर, दो तरह से। अब इसमें देखिए क्या होता है, वसूल करने पात्र कर कैसे वसूल किया जाएगा। अगर वो राज्य में ही, राज्य के अंदर ही पूर्ति हो रही है तो उसमें दो तरह के कर लगेंगे। पहला कर होगा केंद्रीय वस्तु सेवा कर, जिसको बोलेंगे CGST, सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा होगा राज्य वस्तु सेवा कर, जिसको हम कहेंगे SGST, यानी कि स्टेट जीएसटी। इस तरह से अगर राज्य के अंदर ही खरीदी बिक्री हुई है तो ऐसे में दो टैक्स लगेंगे। जैसे मान लो अगर 18% है तो 9% केंद्रीय यानी CGST होगा और 9% क्या होगा, SGST होगा। अब यहाँ देख लेते हैं राज्य के बाहर। राज्य के बाहर पूर्ति हुई है तो वसूल करने पात्र कर कैसा होगा, तो वो संकलित वस्तु सेवा का कर होगा, जिसको हम बोलेंगे IGST, इंटीग्रेटेड GST। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे 18% था तो यहाँ तो 9 हो गया, केंद्र को 9 और राज्य को 9, लेकिन यहाँ पर पूरा 18% ही रहेगा, यहाँ पर दो भाग नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये संकलित वस्तु सेवा कर हुआ राज्य के बाहर के लिए। इसके बाद आगे थोड़ा उदाहरण देखते हैं। इसके अंदर एक उदाहरण देखे लिखा गया, सूरत से जयपुर रुपया 10,000 का माल भेजा जाए। तो यहाँ देखिए सूरत गुजरात में है, जयपुर राजस्थान में है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो यहाँ पर जो GST होगा अगर 18% ध्यान में लिया जाए तो यहाँ पर कौन सा GST गिना जाएगा, IGST। तो संकलित GST गिना जाएगा। 10,000 का 18% सीधा कितना हो गया, 1800। दूसरा उदाहरण देखिए, सूरत से अहमदाबाद रुपया 10,000 का माल भेजा जाए। सूरत भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, तो राज्य के अंदर का व्यवहार हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो टैक्स गिनना है GST, सेंट्रल GST, स्टेट GST। 18% है तो सेंट्रल GST 9% और स्टेट GST 9%, दोनों में 900 हो गया, वो 1800 ही, यहाँ दो भाग हो गए। तो आगे हम जब सवाल गिनेंगे जैसे रोज नामचा सहायक भाई में, तो वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आएगा, तो जल्दी आप समझ पाएंगे। अब उसी को यहाँ कोष्टक में समझा दिया गया है, वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति या खरीद बिक्री के लिए लागू पड़ते वसेक या GST का विवरण यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ क्रम है, देखिए व्यवहार, तो पहला व्यवहार जैसे दिया है कि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की खरीदी पूर्ति, यानी खरीद हो रही है, तो खरीदी के संदर्भ में अगर वो राज्य संबंधित है तो नंबर 1 आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक यानी इनपुट CGST वहाँ लगेगा, इनपुट CGST लगेगा एक, और नंबर 2 आवक पूर्ति राज्य वसेक यानी इनपुट SGST, अथवा तो केंद्र शासित प्रदेश है तो इनपुट UT GST। ऐसे दो टैक्स वहाँ पर GST के रूप में गिने जाएंगे। और अगर वह संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर है तो फिर संकलित, जैसे बताए थे आपको, अंतर राज्य पूर्ति, ये अंतर राज्य है देखिए, और ये आंतर राज्य है राज्य के बाहर, तो वहाँ पर आवक पूर्ति संकलित वसेक यानी इनपुट IGST लगेगा। अब अगर मान लो बिक्री हुआ है तो ये तो खरीदी का था, अब वस्तुओं अथवा सेवा अथवा दोनों का विक्रय होता है, पूर्ति होती है विक्रय द्वारा। तो अगर राज्य के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, तो पहला जावक पूर्ति, वहाँ देखो आवक पूर्ति था, यहाँ क्या हो गया, जावक पूर्ति केंद्रीय वसेक,
यानी आउटपुट, वहाँ इनपुट था, यहाँ आउटपुट CGST एक, और दूसरा जावक पूर्ति राज्यवश एक या आउटपुट SGST, ये 2 टैक्स लगेंगे। और केंद्र शासित होगा तो आउटपुट UTGST लगेगा। तो ये हो गया। और अगर राज्य के बाहर है तो फिर ये होगा जावक पूर्ति संकलित वसेक यानी आउटपुट IGST। तो इस तरह से ये इसका जो बहुत ही यानी सिंपल ढंग से इसका कर का जो है इसका विवरण है। अब उसके बाद देखते हैं एक पॉइंट और इसमें लास्ट है, वसेक या GST के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ GST। अब इसके लाभ देखिए क्या हैं। तो केंद्र सरकार, पहला लाभ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर के स्थान पर एक ही कर की व्यवस्था की गई है, एक ही कर। दूसरे देखिए इसमें लाभ, यह सरल कर व्यवस्था है, यानी इसमें बहुत आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसके अंदर। तीसरा, दोहरा कर भरने की जिम्मेदारी अब नहीं रहती है, बार बार टैक्स आपको नहीं भरना है, GST आ जाने से दोहरे कर की समस्या निकल जाती है। चौथा, उपभोक्ताओं को भाव कमी का लाभ मिलता है, जब बार बार टैक्स नहीं भरेंगे तो वस्तु की कीमत में थोड़ी कमी आएगी, भाव में कमी आएगी, अर्थात कि उपभोक्ताओं को भाव में कमी का लाभ मिलेगा। समग्र देश में समान कर की व्यवस्था होगी, पूरे देश में कहीं किसी भी राज्य में जाएंगे तो एक जैसा कर आपको गिनने को आएगा या एक जैसे समान कर की व्यवस्था की गई है। छठा पॉइंट है, वसेक वापसी जमा के कारण करदाता को शुद्ध रकम भरना पड़ता है, यानी उसने कहीं पर GST भर दिया है तो उसको बाद में वो GST माइनस हो जाता है, तो यानी शुद्ध रकम ही भरना पड़ेगा उसको। सातवां है, कर चोरी में कमी होती है, यह कर पारदर्शी है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई इसके अंदर समझने में परेशानी नहीं होती है, इसलिए कर चोरी का यहाँ पर बहुत कम चांस रहता है। और आठवां नंबर है, कर प्रामाणिकता से भुगतान होने पर अर्थतंत्र मजबूत बनता है। अगर कर नियम से भरना पड़े और योग्य प्रमाण में भरना पड़े तो लोग स्वेच्छा से कर को भरेंगे, और जब स्वेच्छा से लोग कर प्रामाणिकता से ईमानदारी से भरेंगे तो उससे अर्थतंत्र मजबूत बनता है। इस तरह से GST चैप्टर में या आपका पाठ का परिचय में आपको इतनी बातें आपको जानना है।